नाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स आपकी अपनी ऐप फिजिक्स गुरु पर चल रहा है। देखिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। यानी कि इसमें क्या था, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा। आपको पता है कि जो आपकी गैस होती है उसमें मॉलिक्यूल्स जो होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसमें जो वेलोसिटी रेंज होती है 0 से इंफिनिटी तक होती है। तो उन मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ये है। ये सर इतना सा नहीं है, अभी आगे सेक्शन होगा उसमें ही पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से इसे मैं थोड़ा रिटर्न फॉर्मेट में पहले ही लेके आ चुका हूं। यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है। हमने क्या किया, लेट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस विद ओरिजिन ओ। ये भी हमने मान ली, ये ओरिजिन ओ हो गई, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, यानी कि रियलिटी में हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस एज्यूम कर ली। द वेलोसिटी सी हैव कंपोनेंट्स यू वी एंड डब्ल्यू अलोंग 3 एक्सिस। नॉर्मली जो बुक में होता है वेलोसिटी वी मानते हो और यहाँ पर इसके अलोंग वी एक्स वी वाई और वी जेड, याद है कुछ ये मानते हो, लेकिन मैंने वेलोसिटी वी ना मान के जो बुक में है वही लेकर चला, सी मान ली। और इसके कंपोनेंट क्या, यू वी डब्ल्यू। आप चाहो तो सी की जगह पर वी मान सकते हो और यू की जगह पर वी एक्स, वी की जगह पर यू वी वाई और डब्ल्यू की जगह पर वी जेड ये एज्यूम कर सकते हो। ये आपकी इच्छा है, जो आप एज्यूम करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक देन, अरे आपने पढ़ा तो है किसमें, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का टॉपिक था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही तो था। याद है कुछ थोड़ा सा नन्ना सा? तो v की जगह क्या है, c, और वी एक्स की जगह पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सर यही जो मान लो, ये क्यों मान लो? अरे यार इसमें वी एक्स वी वाई वी जेड लिखते हैं, ये समय लग जाता है, तो यू वी डब्ल्यू मान लो, बुक्स में भी यही, आपका जो मन करे मान लो। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये हमारे पास हो चुका है। सिंस कपड़ा ले लेता हूं अभी, थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है। मजेदार क्या, इंटरेस्टिंग तो है नहीं, है तो बोरिंग ही, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी अभी कैमरा हिल गया, अभी सारी दुनिया हिल गई थी हमारी, है ना। आओ, सिंस एफ यू डी यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। सर ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे एफ एक्स डी एक्स की रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को, फंक्शन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमने क्या, एफ यू डी यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी that a molecule selected at random has a velocity range between u and u plus du। अरे u and u plus du कोई वेलोसिटी रेंज थी, तो इसके बीच प्रोबेबिलिटी पाई जाने की फंक्शन इसकी पार्टिकल की कितनी होगी, एफ यू डी यू। ऐसी v प्लस v एंड v प्लस dv के बीच कितनी होगी, एफ वी डी वी। ऐसी W प्लस एंड W प्लस डी डब्ल्यू के बीच कितनी होगी, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। यहाँ पर यही लाइंस लिखी गई हैं क्या। सिमिलरली एफ वी डी वी रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ए वेलोसिटी बिटवीन के बाद क्या जाएगा, एफ वी डी वी के लिए v एंड v प्लस डी वी। ये आपको खुद करेक्ट करना है, ठीक। यहाँ ऐसी एंड एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू represents the probability that a molecule selected at random has a velocity between w and w plus dw। ये तो लिख दोगे, इतना तो कर सकते हो ना मेरे बच्चों। आ जाओ, देखो, लेट अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस। हमने वेलोसिटी स्पेस में स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया। सर ये स्मॉल कहाँ है, ये तो बहुत बड़ा है। अरे मेरी आंखें छोटा देख के कमजोर होगी, इसलिए ये बड़ा लिया है ताकि आप भी देख सको। ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा होता है, तो ये क्या है आपका वॉल्यूम, वेलोसिटी स्पेस एलिमेंट है, ठीक। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, अरे वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, डी यू डीवी डी डब्ल्यू, डी यू डीवी हो रहा। लेट ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट
इन वेलोसिटी स्पेस इज du dv dw। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इन विद द मॉलिक्यूल्स हैविंग कंपोनेंट वेलोसिटी बिटवीन, इसके लिए u प्लस du v प्लस dv w प्लस dw। ठीक, यहां तक तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। यहां पर मैंने क्या किया, इसकी फिगर बना दी। ठीक, अब देखो यहां पर लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने कैपिटल N मान लिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक, और इज गिवन असेंबली ऑफ गैसेस, यानी कि कोई गैस का एक झुंड दिया हुआ है, असेंबली है ना, तो उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल है वे n है। ठीक, इन ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इज, तो भैया जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल n है। तो n मॉलिक्यूल्स में से जो प्रोबेबिलिटी है u रेंज में ये होगी। अब जरूरी थोड़ी है u रेंज में ही हो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो v रेंज में भी हो सकता है, तो Fv Dv भी हो सकती है, W रेंज में भी हो सकता है, Fw Dw, तो इन सब की क्या होगी, मल्टीप्लाई किसी भी रेंज में हो सकता है। इस n में से इस रेंज में भी हो सकता है, इस रेंज में भी हो सकता है, इस रेंज में भी हो सकता है। तो ओवरऑल छोटे से गैस एलिमेंट में जो टोटल में तो कितने हैं n भी द टोटल नंबर, और छोटा सा हमने कोई हिस्सा ले लिया इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, तो वो कितना होगा, इतना होगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, ये तो आपको पहले से भी पता होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। सर आप ऐसे मत लिखा करो, पहले आप साथ कर करके समझाया करो, उसमें मजा आता है। बेटा साथ कर करके समझा तो दे, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी डेरिवेशन है, कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास लेता अगर मैं इसे लिख लिख के समझाता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अब आगे चलते हैं। आगे स्क्रीन पर देख सकते हो कितना खतरनाक डेरिवेशन है, ये सच में खतरनाक है। ठीक, इसे हम भी इजी नहीं बना सकते। जो चीज खतरनाक होती है वो खतरनाक ही होती है। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने लास्ट यहाँ पर खत्म किया था, यही तो खत्म किया था लास्ट सेशन में हमने, इससे पहले वाले में। इसे मैं इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक, फिर यहाँ देखो ये dn, ये du v dv dw मैं अपॉन में लिया, इधर क्या बचा, n fu fv fw, यही तो बचा। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मैंने कपड़ा कहाँ रख दिया, इसे मैं साफ कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड को। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने रफ कर दी। अब यहाँ देखो ये मैंने किसके बराबर मान लिया, रो के। रो क्या है, डेंसिटी। अरे डेंसिटी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या ये आयतन नहीं है, अरे यार मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या ये वॉल्यूम नहीं है और ऊपर n है, नंबर है, तो ये क्या हो गया भैया, ये डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगी, नंबर अपॉन वॉल्यूम। ये n ऐसी और ये मैंने 5c² के इक्वल मान लिया। ठीक, c क्या है, एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फंक्शन मान लो फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ c। अगर c की हम कोई फिक्स वैल्यू ले लें, क्या ले लें, फिक्स वैल्यू ले लें, और हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो भैया ये जीरो हो गया। ये जीरो होने का मतलब अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो भी जीरो, घुसा ही नहीं दिमाग में। अगर मैं इस हिस्से का डिफरेंशियल करूं तो क्या होगा, डी रो इज इक्वल टू n नंबर है कांस्टेंट d5c², यही तो होगा, यही तो होगा बच्चा मेरे। और मैंने बताया c फिक्स वैल्यू रखता है, जब फिक्स वैल्यू रखता है तो इसकी वैल्यू जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, जीरो की किस में मल्टीप्लाई करो, जीरो, तो क्या डी रो भी जीरो नहीं हो जाएगा, डी रो भी क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। और रो किसके बराबर था, dn अपॉन du dv dw, इसके बराबर ही तो था, रो इसके बराबर ही तो था। अरे यार रो इसकी जगह ही तो है, तो रो इसके बराबर ही तो है, ये रहा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, तो हमने क्या किया, डी रो जीरो था तो डी एज इट इज, रो की वैल्यू रख दी कितनी, FU FV FW,
यही तो हो गया। बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। सर ये तो आसान चीजें हैं, आसान नहीं है, प्राण सुखाने वाली चीजें हैं ये। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड ईयर मान लिया। सर यहाँ तो एन भी आ रहा है, एन यहाँ नंबर आएगा, इधर जीरो ना बोल जाएगा, इतनी खोपड़ी मत चलाया करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। देखो पहले मैंने इसे एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशियल करा प्लस, अब इसे एज इट इज रखूंगा, इसका डिफरेंशियल करूंगा। इसमें भी दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। समझ में नहीं आया? अरे जब मैं तीन फंक्शन को मल्टीप्लाई होती है और डिफरेंशियल करता हूं, तो ये पहला मान लिया, ये दूसरा मान लिया, तो पहले एक ऐसा ही इन दोनों का डिफरेंशियल, जब इन दोनों का डिफरेंशियल करूंगा तो ये भी मल्टीप्लाई में है, इनमें भी फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो? तो देखो ये दोनों एज इट इज, इसका डिफरेंशियल, और जब फंक्शन का करते हैं एफ यू का एफ डैश यू और डी यू प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा, ये रहा, इनका डिफरेंशियल होगा, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, एक एज इट इज, एक का डिफरेंशियल एफ डैश बी डी बी, एक एज इट इज, इसका डिफरेंशियल एफ डैश डब्ल्यू डी डब्ल्यू। लास्ट में यहाँ मैंने एक लाइन गायब कर दी, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप इतने समझदार हो गए कि तीन फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने वो लाइन यहाँ गायब कर दी। ठीक, फिर मैंने एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया। मैंने नहीं किया, ये मैक्सवेल जी ने किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब इनकी मल्टीप्लाई से डिवाइड करूंगा तो देखो एफ वी एफ डब्ल्यू से एफ वी एफ डब्ल्यू कट गया है, क्या बचा इस वाले के टर्म में? केवल एफ यू, एफ डैश यू अपॉन एफ यू और डी यू बचा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो एफ यू एफ डब्ल्यू कट जाएगा, क्या बचेगा? एफ वी बचेगा। तो एफ डैश वी अपॉन कहाँ गया? एफ डैश वी अपॉन एफ वी और डी वी। जब इसे करेंगे तो एफ यू एफ वी कटेगा, एफ यू एफ वी कटेगा, क्या बचा? एफ डैश डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये वाली चीज समझ में आ गई, असली चीज ये थी समझने की। इसे क्या मान ले? इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 3। अब फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी, सी की फिक्स्ड वैल्यू के लिए, चलो मैं इसे बता देता हूँ, रफ कर देता हूँ। फिर फर्स्ट इंप्लाइज, सर ये नहीं समझे हम, चलो कोई बात नहीं बेटा, हार्ड टॉपिक है, हमारी भी 2-3 बार पूछा था, जब समझ में आया था। आप तो टेक्नोलॉजी से बिलीव रखने वाले स्टूडेंट हो, तो आप तो वीडियो 3 बार देखो, 10 बार देखो, बस समझना चीजों को अच्छे से, कॉपी में करके देखना। देखो फर्स्ट इक्वेशन यही तो थी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल करना तो 2c डी इज इक्वल टू 2u du प्लस 2v dv प्लस 2w dw, ये तो बैठेगा। अब c क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स का डेरिवेटिव 0, तो ये तो क्या बन जाएगा? c तो कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना? 0, तो 0 हो गया। यही तो है 2u du 2v dv 2w dw इज इक्वल टू 0, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और ये भी 0 हो गया। ये मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 6 मान ली। अब मैंने क्या किया? 6 में अल्फा की मल्टीप्लाई करी और इसे 5th में प्लस कर दिया। 5th कौन सी थी बेटा? 5th हमारी ये थी एफ डैश यू अपॉन एफ यू इंटू डी यू, ये वाली थी, प्लस एफ डैश वी अपॉन एफ वी डी वी प्लस एफ डैश डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, ये वाली थी। अब जब मैं इक्वेशन 6 में अल्फा की मल्टीप्लाई करूंगा और 5th में प्लस करूंगा, तो अल्फा की मल्टीप्लाई ये होगी इसमें, ऐसी इस वाले पोर्शन में, ऐसी इस वाले में। मैं एक साइड का पोर्शन समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन? डी यू कॉमन, क्या बचेगा? एफ डैश यू अपॉन एफ यू प्लस अल्फा यू इंटू डी, यही तो बचा, एफ डैश यू अपॉन एफ यू प्लस अल्फा यू डी यू। ऐसी बी वाले सेक्शन में बचेगा एफ डैश वी अपॉन एफ वी प्लस अल्फा वी इंटू डी वी। ऐसी डब्ल्यू वाले में एफ डैश डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। सेम यही बचा। बता दिया मैंने कैसे कैसे किया। सर अल्फा से प्लस क्यों किया? अल्फा क्या है? अल्फा एक कोई हमारे द्वारा मानना हुआ फंक्शन है। सर इसकी कोई जरूरत थी क्या? यो बिना इसके भी मान्य हो सकता है। आप एक्स मान लो, पी मान लो, आपको अपने पास से मानना है, लेकिन बुक में अल्फा लिया गया है और हम बुक का ही मेथड
मेथड फॉलो करते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिले। हालांकि आप ग्रेजुएशन में हो, इसमें बुक का कोई मायने नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक, अब हमें पता है डी यू, डी वी और डी डब्ल्यू ये वेलोसिटी के क्या हैं, डेरिवेटिव है। और वेलोसिटी क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। मतलब हमने जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, 1857 की क्रांति में, नहीं मुन्ना राजा, कल पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या लिखा था, याद है कुछ, कि जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल की, वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट, अगर आपको ये बात भी नहीं पता तो हम कंपेयर करते हैं इधर की तरफ के। इधर तो डी यू भी 0 है, डी डब्ल्यू भी 0 है और डी वी भी 0 है। तो जब कंपेयर करोगे तो यो भी 0 के बराबर, यो भी 0 के बराबर और यो भी 0 के बराबर हो गया। चलो सही बात है, अच्छी बात है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये इक्वेशन 6 थी। अब हम कहां तक मानते, तो मैंने ये वाली इक्वेशन ए बी सी मान ली, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इस हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेंथी डेरिवेशन है। अभी ऐसे ही एक सेक्शन और आएगा और उसमें आपकी वीडियो कंप्लीट। अगर आप वो बताओ, अगर मैं इसे लिख लिख के करा था तो क्या वीडियो लेंथ नहीं बढ़ जाती, तो इसलिए मैंने ये पहले ही लिख लिया था। अब यहाँ देखो, अब इक्वेशन ए को मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं, बी और सी को सिमिलरली करके लिख दूंगा। यहाँ देखो एफ डैश यू अपॉन एफ यू प्लस एल्फा यू। तो देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, एफ यू अपॉन में है ना 1 अपॉन एफ यू इंटू एफ डैश यू इज इक्वल टू माइनस एल्फा यू। क्या मैं ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं चांद मेरे। यहां देखो, अब ये क्या है, इसका ही तो डिफरेंशियल है, तो 1 अपॉन एफ यू, ये किसका डिफरेंशियल है, u के रेस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशियल है, एफ यू का। लिख दिया मैंने ऐसी, कोई समस्या? आप एफ यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, एफ डैश यू तो आएगा। ओके, ये भी बात समझ में आई चांद सितारों मेरे। 1 अपॉन एफ यू, इसे मैं चाहूं तो एक थोड़ी सी खोपड़ी चला के लिख सकता हूं। अरे 1 अपॉन एफ यू किसका डिफरेंशियल होता है, log का नहीं होता। 1 अपॉन एक्स किसका होता है, log x का नहीं होता। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, d बाई डी यू log एफ यू इज इक्वल टू माइनस एल्फा यू, लिख सकता हूं। अरे सर ये कैसे लिख दिया, अरे log x का डिफरेंशियल करना, log एफ यू का 1 अपॉन एफ यू, इसका वापिस से करोगे एफ डैश यू इज इक्वल टू माइनस एल्फा यू, यही तो है। तो मैंने इक्वेशन 1 को इस टर्म में लिख दिया, ये रहा डी बाई डी यू log एफ यू इक्वल टू माइनस एल्फा यू। कैसे लिखी गई, ये प्रोसीजर साइड में लिखा हुआ है। इस प्रोसीजर को भी आप अपनी कॉपी में डंडा खींच के साइड में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लिखो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे चलते हैं। मुझे पता है इस डेरिवेशन ने प्राण सुखा के फेंक दिए हैं, पर करना है। ठीक, अब देखो हमने लास्ट में ये निकाल ली थी वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेट किया, तो इधर इंटीग्रेशन का निशान, इधर इंटीग्रेशन का निशान। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिजिक्स टफ नहीं है, टफ है इसमें प्रोसीजर याद रखना, किसके बाद क्या अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। देखो अब जब इंटीग्रल करा तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट, ये तो खत्म, क्या बचेगा, log एफ यू इज इक्वल टू माइनस एल्फा सी। एक्स का इंटीग्रल x के 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, अरे x की पावर n का होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ 1 मान लिया, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यू स्क्वायर बाई 2 ना होगा प्लस, अपने पास से कोई कांस्टेंट प्लस करते हैं, log a कर दिया। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग तो लेना आता है। अरे यार log a बराबर b, तो यहाँ पे बेस e होता है, कैसे लेते हो, e की पावर b बराबर a, ऐसी तो करते हो। तो ये तो e की पावर में पहुंच गया, e की पावर माइनस अल्फा यू स्क्वायर बाई 2, और ये ऐसा का ऐसे ही रह गया,
ऐसी तो लिया जाता है एंटी लॉग, प्लस लॉग में जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, एंटी लॉग लेना आता है, समझदार आता होगा। सिमिलरली बी एंड सी, वो जो हमारी बी एंड सी इक्वेशन थी यहाँ पर थी पहले, अब नहीं है, तो वे भी इसी तरीके से हो जाएंगी। एफ वी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई टू, एफ डब्ल्यू इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन पे हमने वैल्यू रख दी। सर सेकंड इक्वेशन क्या थी, याद है सेकंड इक्वेशन, डी एन इक्वल टू एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यही तो थी। तो एफ यू की वैल्यू भी एफ वी वी की एफ डब्ल्यू की, तो डी एन इक्वल्स टू एन एज इट इज। और जब एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू की वैल्यू रखोगे तो ए क्यूब। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भैया मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो ई की पावर माइनस अल्फा और बाई टू कॉमन, यहाँ क्या बचा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर हो गए प्लस में, इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू एज इट इज। ये मल्टीप्लाई में था तामझाम, सारा अपॉन में आ गया। अब आपको याद होगा डी एन अपॉन डी यू डी वी डी डब्ल्यू रो के बराबर था, और ये किसके बराबर था, सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड अगर आपको हल्का सा भी याद हो तो ये तो रो की जगह एन ऐसा ही ए क्यूब ऐसा ही ई की पावर माइनस अल्फा बाई टू भी बी के बराबर मान लिया मैंने। ठीक, अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, एम अपॉन के टी के बराबर होता है। अल्फा एम अपॉन के टी के बराबर होता है नॉर्मली। तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी हो गया अल्फा अपॉन, अल्फा किसके बराबर, एम अपॉन के टी, यानी कि एम अपॉन टू के टी के बराबर बी बैठ गया आपका। चलो ये तो बाद की चीजें हैं। इट शोज रो इज द फंक्शन ऑफ सी, यानी कि देखो रो किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे, एंड इट फॉल्स एक्सपोनेंशियल। अरे ई की पावर सी स्क्वायर माइनस में है तो भैया ये क्या होगा, फॉल्स, नीचे की तरफ भी तो चलेगा। एज डेंसिटी रो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है डेंसिटी, क्यों है सर, डी यू डी वी डी डब्ल्यू क्या थे, कांस्टेंट थे, एक छोटा सा हिस्सा मानना था। और भैया जितना छोटा हिस्सा होगा वो गोल ही दिखाई देता है, छोटा सा बिंदु टाइप में, पॉइंट मास हमेशा गोल नहीं होता। तो जब गोल होता है तो भैया इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डी यू डी वी डी डब्ल्यू इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब नहीं आता, 4 पाई आर स्क्वायर सॉरी 4 पाई सी स्क्वायर इंटू डी सी, सर्कमफ्रेंस इनटू विड्थ लगा लो जो आपका मन करे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, ये इक्वेशन 7 में वैल्यू रख दी है डी एन अपॉन इसकी वैल्यू 4 पाई सी स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू एन ए ई की पावर, ये किसके बराबर, बी के इंटू सी स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं। डी एन इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था, सारा डिवाइड में 4 पाई सी स्क्वायर डी सी 4 पाई सी स्क्वायर डी सी, ये एन ए क्यूब ऐसा कैसे एक साथ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ए और बी, ये जो ए है और ये बी है, क्या है, कांस्टेंट। बी किसके बराबर है, अल्फा बाई टू के, और अल्फा किसके बराबर है, एम बाई के टी के, तो बी किसके बराबर हो गया, एम अपॉन टू की टी के, और ए किसके बराबर है, अंडर रूट बी अपॉन पाई। ये दोनों वैल्यू मैंने 8 में चिपका दी, ये इक्वेशन नंबर 8। तो डी एन इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब, यानी कि बी अंडर रूट बी अपॉन पाई का क्यूब। तो भैया अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो बी अपॉन पाई की पावर 1/2, इसका क्यूब करोगे तो 3/2 ना हो जाएगा। तो बी अपॉन पाई की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, बी की वैल्यू एम अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर डी सी माइनस एम अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डी सी। ये हमारा क्या होगी भैया, 8 में वैल्यू रखने पे आ गई। तो डी एन इक्वल टू 4 पाई एन, अब बी की वैल्यू रख दी कितनी, m अपॉन 2 के टी, तो b की वैल्यू रखी m अपॉन 2 के टी, पाई अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये सब एज इट इज। तो v नो, अरे एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती, v की जगह हमने वेलोसिटी सी माननी थी तो एम सी स्क्वायर आ गया। तो भैया ये जो आपका हाफ एम सी स्क्वायर है ये वाला, इसकी जगह e रख दिया, बाकी सारा एज इट इज। ठीक सर, आगे भी है नहीं, मुबारक हो, हम अपने पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, या मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, ये आपने कम से कम 2 घंटे का डेरिवेशन आज खत्म कर लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सर खत्म नहीं, अभी थोड़ी सी चीज और है, उसे और करते हैं इसमें। हालांकि नया टॉपिक सा है, उसे कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। चलिए, हमारा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आखिरकार खत्म ही हो चुका है। अब यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लीजिए। ये कर्व बेटा ऐसे चलता है, शुरुआत में कम, फिर बढ़ता चला जाता है और फिर कम होता है। अब यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यही तो है, वो किसकी है भैया? वो क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी हाई रखते हैं या लो रखते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। क्या? द मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई और लो वेलोसिटी रेंज आर स्मॉल इन नंबर। और नेक्स्ट, टोटल एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका एरिया निकाल लो कर्व का, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा क्या हुआ? खत्म। मैं एक सेकंड देख लेता हूं हमारा क्या बचा। देखो, हमारे इससे पहले एक टॉपिक और था, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। कौन कौन से गैस लॉज थे हमारे? आपको पता है कौन से? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिल-लुसाक्स लॉ। उन्हें 10 मिनट का टॉपिक है, मैं कल करा दूंगा। साथ में एक और कराना है, सॉरी, इसमें क्या है? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो हमें मैक्सवेल के लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करनी है। खतरनाक टॉपिक था, अभी ये मतलब थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा क्या रह गया? इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन रहेगी, जो छोटा सा टॉपिक है। ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बस इतनी ही है। आगे फिर आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट हो जाते हैं, ये नहीं यहाँ से यहाँ तक। तो इसे मैं कल पीडीएफ वाली क्लास पे पढ़ा दूंगा और बोर्ड वाली क्लास पे मैं आपके लिए डिडक्शन ऑफ गैस लॉज करा दूंगा। ठीक, ये 2 टॉपिक कल करेंगे। और फिर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। और ये आपकी यूनिट खत्म, यानी कि परसों तक ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर आपकी परसों 4th यूनिट चल जाएगी, थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसे भी 3 दिन में खत्म कर देंगे और फिर आपकी थर्मल फिजिक्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब केमिस्ट्री की आपकी सॉलिड स्टेट यूनिट है, तो वो भी मुझे ही करानी है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम मिलते हैं आपसे कल केमिस्ट्री की भी एक क्लास होगी साथ में, किसकी? सॉलिड स्टेट वाली। बाय, टाटा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।